बारिश के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं और नदियों पर बने कुछ पुल भी डूबे हुए हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला रांझी मोहनिया के जुझरू होकर पनागर जाने वाले मार्ग में, जहां पर बने पुल पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण दोनों ओर के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि कुछ वाहन चालक और पैदल राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच पुल पार करते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि रांझी से पनागर जाने वाले इस पुल से होकर गुजरना पड़ता है और इसका उपयोग तकरीबन कई गांव के लोग करते हैं, लेकिन बारिश के दौरान ऐसे हालात बनने से बेहद परेशानी होती है एवं हादसों की भी आशंका बनी रहती है। लोगों के अनुसार इस स्थान पर ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस जगह हम खड़े हैं ये मोहनिया तालाब के नाम से है और ये पर्यट नदी, ये मुख्य मार्ग जोड़ता है पनागर से रांझी को। 1 तारीख को लगभग 11 बजे से इसमें रोड से 10 फीट ऊपर पानी था। गाड़ी है मेरे पास पर हम पार नहीं कर पा रहे हैं कि आम जनता इतनी परेशान है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे हैं जो लौट गए। इसके ऊपर भी नदी है वर्धा घाट, मगर वहाँ भी वही हालात है। ये कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ से पार होने का। जहाँ तक हमारा नीचे से ऊपर लेवल शुरू होता है सरकार का, उनसे अनुरोध है कि हम जनता, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सबके उपयोग के लिए कि हाँ अच्छा बड़ा सा पुल हो जाए तो हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। इस नदी से हम लोग का आना जाना बचपन से लगा हुआ है। जो ब्रिज नहीं बन पा रहा है, यहाँ के कोई ना विधायक ना कोई सांसद कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ से 20 गांव लगे हुए हैं, झुरझुरू, टोला, निपनिया, आदर्श नगर, कसी, जलगांव, भरदा, पड़िया मुख्य मार्ग है जो हम लोग का, जो कि अभी महंगमा वाला पुल पास हुआ है 8 करोड़ में, जो कि जो मेन जे है। यहाँ से पूरे मास्टर लोग भी पढ़ाने जाते हैं पनागर, डॉक्टर लोग भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। बहरहाल पुल पर पानी भरे होने की स्थिति में भी लोग पुल को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 3 दिनों से बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में बांध का जलस्तर बढ़कर 420.35 मीटर पर पहुंच गया है। बरगी बांध 80% भर गया है, जिसे देखते हुए रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना प्रशासन कभी भी बांध से जल निकासी की मात्रा को बढ़ा सकता है। बांध प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बांध के निचले इलाकों के रहवासियों से सतर्क रहने और नर्मदा तट से दूरी बनाए रखने की अपील की है। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री अजय सूर्य ने बताया कि पिछले विगत 3 दिन में बांध के कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज शुक्रवार 2 अगस्त की सुबह 7 बजे की तुलना में बांध में वर्षा जल की आवक कम हुई है। सुबह 7 बजे बांध में 4760 क्यूमेक पानी की आवक हो रही थी, वहीं शाम 6 बजे ये मात्रा घटकर 2750 क्यूमेक हो गई है। सुबह 7 बजे बरगी बांध का जलस्तर 420.15 मीटर रिकॉर्ड किया गया था और ये 78.36% भर चुका था। वहीं शाम 6 बजे की स्थिति में बांध का जलस्तर 420.35 मीटर रिकॉर्ड किया गया और ये 80% भर चुका है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि बांध के ऑपरेशनल मैन्युअल के अनुसार 15 अगस्त तक बांध का जलस्तर 421 मीटर तक रखा जाना निर्धारित है। पानी की आवक को देखते हुए बांध का जलस्तर 3 अगस्त या 4 अगस्त को 421 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना है। उनके अनुसार जलस्तर 421 मीटर के ऊपर पहुंचते ही बांध से जल की निकासी की मात्रा आवक के अनुसार बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान में बांध के 5 गेटों को औसतन 1.07 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर 35,562 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक रवि आम्रवंशी के द्वारा मूंग की खरीदी में अनियमितता बरतने का मामला भोपाल तक पहुंच गया और आयुक्त सह संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास भोपाल से एक आदेश जारी हुआ और रवि आम्रवंशी को उप संचालक के पद से हटा दिया गया है एवं उप संचालक का प्रभार एस के निगम को सौंप दिया गया है, जो पूर्व में भी इस पद को संभाल चुके हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि मूंग के उपार्जन में रवि आम्रवंशी के द्वारा की गई अनियमितता के मद्देनजर उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही राज्य शासन को पत्र भी भेजा गया था, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से जांच हुई एवं उनको उस पद से हटा दिया गया। मूंग के संदर्भ में जो उपार्जन केंद्र का गठन हुआ था और मूंग के उपार्जन की जो कार्रवाई चल रही थी, उस पर राज्य स्तर से एक बैठक आयोजित हुई थी
उस बैठक में कुछ बातें पूछी गई थी, कुछ प्रोग्रेस के बारे में जानकारी चाही गई थी। उसका जवाब अमरवंशी जी संभवतः ठीक प्रकार से नहीं दे पाए थे और थोड़ा सा केंद्रों के गठन में थोड़ी शिथिलताएं तो थी से इस कारण से चार्ज राज्य शासन ने वापस लिया है। गौरतलब है कि कृषि विभाग के उपसंचालक रवि आम्रवंशी पर यह आरोप भी था कि उनके द्वारा ऐसे खरीदी केंद्र बना दिए गए हैं जिनके संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज थी। बाद में कलेक्टर को इन केंद्रों को बदलना पड़ा था। वहीं नॉन एफएक्यू की मूंग खरीदी भी की गई थी। ये सभी शिकायतें भोपाल भेजी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही हुई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में वनग्राम अधिकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के 5 वनग्रामों के सामुदायिक कार्यों के लिए नए सिरे से दावे आपत्ति बुलाकर उनका निराकरण किए जाने पर चर्चा हुई। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त NS रघुवंशी ने बताया कि जिले के 5 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसमें वनग्राम के लोगों के द्वारा ग्राम वन अधिकार समिति के समक्ष सामुदायिक कार्यों के लिए आवेदन किए जाएंगे और समिति के द्वारा इन आवेदनों का सत्यापन कर रिपोर्ट उपखंड स्तरीय समिति को भेजी जाएगी एवं वहां से जिला स्तरीय समिति को रिपोर्ट भेजेंगे, वहां से आदेश पारित किए जाएंगे। शासन से एक पत्र आया है जिसमें अपने ज़िले में 5 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम किए गए थे। उनमें सामुदायिक अधिकारों के लिए नए सिरे से दावे लेकर सामुदायिक अधिकारों का निराकरण किया जाना है। इसके लिए 2 महीने की टाइमलाइन दी गई है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसे 15 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाए। इसमें गांव के लोगों के द्वारा ग्राम वन अधिकार समिति को उनके जो सामुदायिक कार्य हैं उनके लिए आवेदन किए जाएंगे। 5 गांव लिए गए हैं, 2 कुंडम के, 2 जबलपुर के और 1 सेवरा। इस कार्य को 2 माह के भीतर संपन्न कराने के निर्देश शासन से आए हैं। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 15 दिन में पूरा कराने पर जोर दिया है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा 11 निजी स्कूलों के खिलाफ की गई कार्यवाही से नाराज क्राइस्ट चर्च, सेंट लॉयसियस, ज्ञान गंगा, आर्चिड इंटरनेशनल स्कूल, स्टैमफील्ड स्कूल सहित अन्य निजी स्कूल के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें फीस रिफंड और जिला कमेटी के द्वारा दिए गए अन्य निर्देशों पर आपत्ति जताई गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य स्तरीय समिति में अपील करने के निर्देश दिए हैं और याचिका निरस्त कर दी है। शिकायतों में ये कहा गया था कि ये जो निजी विद्यालय हैं ये बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। जो बुक्स वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो बुक्स ओपनली अवेलेबल नहीं हैं। बहुत ज़्यादा उनकी कीमत जो है वो फिक्स करके रखी है, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट एंड स्कीम ऑफ द एक्ट ऑफ 2017 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। जब शिकायतें प्राप्त हुई कलेक्टर को कि इस जो एक्ट और नियम है उसकी मंशा के विपरीत ये स्कूल कार्यरत हैं, तो फिर काफ़ी मौके दिए गए। पहले एक पुस्तक मेला भी रखा गया, जन सुनवाई हुई, उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ तो फिर शो कॉज नोटिस दिए गए। शो कॉज नोटिस के जवाब आए, उसके बाद सुनवाई का अवसर भी दिया गया, पर्सनल हियरिंग जो बोला जाता है। उसके उपरांत ये आदेश पारित किए गए हैं कि जो एक्सेस फीस है उसको रिफंड किया जाए और इससे संबंधित आदेश पारित किए गए। तो गुण दोष पे माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अपील की रेमेडी है उनके पास, अपील का प्रावधान है। राज्य समिति है, जिस तरह से जिला समिति है वैसी राज्य समिति भी है जो हायर अथॉरिटी है, उसके समक्ष अपील प्रस्तुत करें और वो जो है उसका सुनवाई के उपरांत निराकरण करेगी। इस मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि निजी स्कूलों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील की गई। वहीं फीस कम किए जाने को लेकर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभी मामला विचाराधीन है, लिहाजा फीस कम करने या वापसी से संबंधित निर्णय नहीं लिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि पोलीपाथर स्थित सेंट लॉयसियस स्कूल के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को सेंट लॉयसियस स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखकर कारण बताने के निर्देश दिए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय किया है वो उनको कहा है कि उनके पास अपील का एक ऑप्शन है, तो पहले उनको राज्य समिति के समक्ष अपील करनी चाहिए। मेरी जानकारी में राज्य समिति के समक्ष उनकी अपील जो है ऑलरेडी उन्होंने दायर कर रखी है। राज्य समिति की अपील का जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ से क्या आदेश आते हैं। सेंट लॉयसियस के बारे में काफ़ी सारी शिकायतें आई हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आई हैं, ऑडियो विजुअल्स भी हमको मिले हैं। पेरेंट्स ने यहाँ आकर मेरे सामने भी शिकायतें की और हमारे साथी अधिकारियों को भी शिकायतें की। इन सभी शिकायतों के बारे में मैंने जो है सबसे पहले अभी सेंट लॉयसियस को एक लेटर जारी करने का बोला जिला शिक्षा अधिकारी को कि इस मामले में वो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। एक दफ़ा उनकी तरफ से जब उनकी बात आ जाएगी इसके बाद निर्णय करेंगे क्या कार्रवाई करना। कुछ स्कूलों में फ़ीस हमने डिसाइड कर दी है, ज़्यादा थी उसको कम कर दिया है। उसके बारे में स्कूल प्रबंधन को अभी एक हिचक है। हिचक ये है कि हमने अभी उसकी अपील कर रखी, उनका कहना है।
वो एक इशू अभी आया है, इस पर बैठ के विचार करेंगे और कोई एक अच्छा समाधान इसका निकालेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में अब राज्य स्तरीय समिति के निर्णय का इंतजार है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका संचालित कर रही ठेकेदार कंपनी एसएल ग्रुप के कर्मचारियों की 6 दिन से चल रही हड़ताल के कारण व्यवस्था लड़खड़ा गई है। कंपनी की 120 गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से 25 वार्डों में कचरा नहीं उठ रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था लड़खड़ा गई है। ठेका कंपनी अपने मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रही है, जिसके चलते बार बार हड़ताल हो रही है। लिहाजा नगर निगम प्रशासन ने एसएल कंपनी को ठेका निरस्त करने का फाइनल नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम अपने संसाधनों से पूरे 79 वार्डों से कचरा उठाएगा। इसके लिए 280 कचरा कलेक्शन गाड़ियां मैदान में उतार दी गई हैं। अभी ऑफिशियली डोर टू डोर बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन उनने भी आज काम नहीं किया और पिछले 10-12 दिन से हम लोग देख रहे हैं रेगुलर उनके काम में काफ़ी कमी आई हुई है। जो टनेज उनको जो कचरा उठाना था उसके टनेज में भी काफ़ी गिरावट आई हुई है। तो इस चक्कर में नगर निगम को अपने संसाधन लगा के कार्य कराया जाना पड़ेगा। निगम की मैक्सिमम संसाधन लगे हुए 268 के ऊपर हमारी टिप्पर चल रही हुई है, जेसीबी चल रही, 22 जेसीबी करीब है, डम्फर हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसके अलावा मैन पावर भी हमने डिप्लॉय किया हुआ है। ठेकेदार को अपने नोटिस दिया हुआ है, टर्मिनेशन के लिए फाइल उसकी बढ़ा दी गई है, आगे सदन में फाइल है, वहाँ से क्या डिसीजन होता है। देखिए, आज की डेट में नगर निगम ने अपने संसाधन और भी बढ़ाए हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसके द्वारा अपने संसाधन बहुत कम इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको हालांकि फाइनल नोटिस वगैरह भी दिया गया है, लेकिन जो टनेज की बात करें तो वो बढ़ ही रहा है। जैसे पिछले 1 महीने में आज की डेट में 300 नहीं बल्कि लगभग 500 के करीब हम टनेज उठा रहे हैं, अगर सारी गाड़ियों की संख्या ले ली जाए, जिसमें एसएल और बेसिकली मेजरली नगर निगम की गाड़ियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम कचरा उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कचरा उठ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो टनेज है इसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। निगम आयुक्त प्रीति यादव का कहना है कि जल्द ही एसएल कंपनी का ठेका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद नगर निगम के द्वारा ही संसाधन बढ़ाकर पूरे वार्डों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कराया जाएगा। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसे संक्रामक रोग कहर बनकर टूट रहे हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के जिम्मेदार अधिकारियों को गरीब मरीजों की जरा भी परवाह नहीं है। आलम यह है कि जांच मशीन 1 वर्ष से खराब पड़ी है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्लड सैंपल की जांच करने वाली मशीन खराब होने के कारण सैंपल ICMR सेंटर भेजे जाते हैं, जहां से रिपोर्ट आने में 8 से 10 दिनों का समय लग जाता है, जिसके चलते मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। इलाज में भी देरी होती है, जो मरीज के लिए घातक सिद्ध होती है। अब अधिकारियों ने अपना दामन बचाने के लिए लैब टेक्नीशियन के नाम नोटिस जारी कर दिया है और जल्द मशीन सुधरवाने के निर्देश दिए हैं। हाँ, डेंगू की मशीन बहुत हाईटेक मशीन है हमारे यहाँ पे। थोड़े दिन से देखा गया है कि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, रिपोर्ट ऊपर नीचे हो रही थी। उसके लिए संबंधित टेक्नीशियन को सूचना दे दी गई है और वो 1 घंटे के अंदर अभी यहाँ पे आके उसको सुधारने का कार्य संपादित करेंगे। हाँ, सीजन डेंगू का बहुत ही ज़्यादा केसेस डेंगू के आ रहे हैं। डेंगू है, डायरिया है, ये सब चूँकि बारिश का मौसम जैसे ही बढ़ता है तो इनके नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इस पर शीघ्र उसको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। रेशियो देखा जाए तो कितना आ रहा है डेंगू इसका? रेशियो यार प्रतिदिन जो है तकरीबन 20 से 25 केस डेंगू के आ रहे हैं और डायरिया की बात की जाए तो डायरिया के 50 से 56 OPD आ रही है और लगभग 15 से 20 IPD है, जिसमें भर्ती रहते हैं पेशेंट और भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। विक्टोरिया हॉस्पिटल की OPD में प्रतिदिन 400 से ज़्यादा मरीज पहुंचते हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मरीज भी रहते हैं। जांच मशीन खराब होने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। मजबूर होकर प्राइवेट लैबों में महंगी जांच कराना पड़ती है। लिहाजा जनहित ने मशीन को जल्द सुधरवाया जाना ज़रूरी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में पार्किंग स्पेस और बेसमेंट के दुरुपयोग के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में उखरी रोड पर स्थित 4 हॉस्पिटल्स, 1 होटल और 1 कोचिंग संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पार्किंग स्थल और बेसमेंट में बनाए गए चैम्बर सील कर दिए गए। वहीं होम साइंस कॉलेज के पास स्थित एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में भी ताला लगाया गया। साथ ही सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। समर्थ हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल के बेसमेंट में ऑफिस और स्टिल्ट फ्लोर में डॉक्टर चैम्बर थे। वो जो भवन अनुज्ञा के विपरीत था, तो उसमें अपन ने ताला बंद करने की कार्रवाई की गई। और धीरज पटेरिया द्वारा एक निर्माण किया गया था, उसमें भी बेसमेंट पर
सामान रख के उसको पार्किंग की उपयोग ना करते हुए सामान रखने के लिए उपयोग किया जा रहा था, तो उसमें भी तालाबंदी करने की कार्रवाई की है। नगर निगम क्षेत्र में लगभग आज दिनांक तक के 30 ऐसे भवनों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। नगर निगम भवन शाखा के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और रिपीट कार्यवाही के दौरान गड़बड़ी मिली तो भवन स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। शास्त्री ब्रिज मॉडल रोड पर बने कालीशान मॉल के बाहर सड़क पर पार्क किए गए दर्जनों 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर यातायात पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। दरअसल मॉडल रोड पर स्थित टाटा वेस्ट साइड मॉल के बाहर बेढंगे तरीके से वाहनों की पार्किंग की गई थी, जिससे मॉडल रोड पर जाम लग रहा था। जानकारी मिलते ही DSP यातायात संतोष कुमार शुक्ला यातायात अमले के साथ मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने निरीक्षण किया तो मॉल के बेसमेंट में बने पार्किंग स्थल में वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह थी। बावजूद इसके मॉल आने वाले लोगों ने अपने वाहन मॉल के बाहर सड़क पर पार्क किए हुए थे, जिससे मॉडल रोड पर जाम लग रहा था। DSP यातायात ने मॉल के स्टाफ को पहले तो फटकार लगाई और फिर उन्हें हिदायत दी कि वाहनों को बेसमेंट की ही पार्किंग में पार्क कराया जाए। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों पर चालानी कार्यवाही भी की। हमने बड़ी संख्या में 2 व्हीलर मुख्य मार्ग तक पार्क हो गए। उसमें आके देखा गया तो वास्तव में यहाँ पे बड़ी संख्या में वाहन रोड तक खड़े हुए थे, जिन पे चालानी कार्रवाई की गई और यहाँ के मैनेजमेंट से बात की गई। देखा गया मैनेजमेंट और यहाँ के बेसमेंट के पास पर्याप्त पार्किंग है, परंतु मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें। तो उनको बताया गया कि अपने यहाँ पे गार्ड तैनात करें और वाहनों को व्यवस्थित अपनी बेसमेंट की पार्किंग में लगाएं। अभी मौके पे तो लगभग 15 चालान हुए हैं, बाकी के ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। इनको समझाइश में यही बताया गया है कि आपके पास जब पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है तो यहाँ पे पर्याप्त संख्या में गार्ड तैनात करें और पार्किंग में ही वाहनों को लगवाएं। इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। कार्यवाही होते देख लोग अपने वाहनों को हटाने लग गए, लेकिन यातायात विभाग द्वारा वाहनों के चालान किए गए। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बैरियर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैरियर सड़क पर गिर गया और इस घटना में एक 2 पहिया वाहन चालक घायल हो गया। खमरिया वेस्टलैंड के पास हुई इस दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। स्कूटी सवार मृत्युंजय रजक ने बताया कि वो निजी बैंक में काम करता है और पिपरिया जा रहा था। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार के चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में उसको चोटें आई हैं एवं उसे रांझी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। मैं जा रहा था रांझी से पिपरिया रांझी के जो बोर्ड लगा है बड़ा वाला, वहाँ पे मैं अपने साइड से जा रहा था, एकदम से पीछे से ब्रेक की आवाज़ आई, 4 व्हीलर आके सीधे घुसी मेरी गाड़ी पे। तो मैं 3 का लोडिंग आके मतलब यहाँ से लेकर रखा ना बाल्टी वहाँ तक गया। गाड़ी नहीं होती, मतलब वो जो ऊपर होता है नाका वाला, और वो नहीं होता तो गाड़ी में। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी मैं चला रहा था, मेरी स्कूटी। नहीं, जिससे एक्सीडेंट हुआ वो कोई लड़का चला रहा था। कितनी साल का रहा होगा? 19-20 साल का लग रहा था। घायल युवक के द्वारा पुलिस को शिकायत की गई है, जिसके बाद कार चालक की पतासाजी की जा रही है। गोरा बाजार थाना अंतर्गत देर रात अनंत तारा के पास एक कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गोरा बाजार पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम मोहित कोरी है, जो रानी दुर्गावती नगर फेज 2 में रहता था। मृतक मोहित के परिजनों ने बताया कि उसकी मोबाइल की दुकान थी और वह दुकान बंद करने के बाद देर रात अपने घर वापस लौट रहा था, तभी कार ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद पुलिस की मदद से उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। 12:30 से 1 के बीच की बात है। मेरे आगे चल रहा था तिलहरी। कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे, दुकान बंद करके। कौन सी गाड़ी से? बाइक से हुआ सर, R15 से। बाइक से? बाइक से एक 4 व्हीलर में टकराया है। क्या नाम? मोहित कोरी। थाना गोरा बाजार अंतर्गत विजन महल के पास एक कार और 2 व्हीलर में एक्सीडेंट हो गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। थाना गोरा बाजार में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद इसमें जांच के दौरान साक्ष्य लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देकर कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी पतासाजी की जा रही है।
जबलपुर जिले में अपराधी बेखौफ हो चले हैं। ऐसे में आए दिन हत्या की वारदातें घटित हो रही हैं। घमापुर थाना अंतर्गत लालबाटी नवीन दुर्गा मंदिर के पास देर रात कुछ युवकों ने 32 वर्षीय एक युवक राकेश कोटिया की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक राकेश अपने भाई सनी और एक साथी शुभम के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तभी नवीन दुर्गा मंदिर के पास कुछ लोगों का विवाद हो रहा था। इस बीच यश धोरात, करण उर्फ सिंधी, शिवा और अनमोल ने बाइक से जा रहे राकेश कोटिया और उसके भाई सनी और साथी शुभम तीनों को रोका और पथराव करने लगे। इस दौरान युवकों ने एक के बाद एक कई फायर भी किए। हमले में राकेश कोटिया के सिर में गंभीर चोट आई। उससे उसका भाई और साथी इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर कारतूस के खाली खोखे भी मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। सीएसपी राजेश सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सनी की रिपोर्ट पर थाना घमापुर में नामजद 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और मृतक राकेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। तो कल 12 बजे के टाइम की बात है, हम चांदमारी तलैया से लौट रहे थे। वहाँ से चार लड़के लोग ने हम लोग को रोक के मारपीट किया। हम लोग ने गाड़ी छोड़ के भागे तो एक साथ वाले भाई की उसमें से हत्या हो गई। क्या हुआ था? गाड़ी छोड़ के क्यों भागे थे? हम लोग क्या पता फिर फालतू में हम लोग को मारने लगे। कौन लोग थे? इसमें 4 लोग थे। उसका नाम है यश धोरात और करू और सेवा। हाँ, फायरिंग भी हुई है। तुम थे वहाँ पर? हाँ, मैं तो भागा था वहाँ से। फरियादी सनी गोटिया है, अपना रिश्ते का भाई है राकेश गोटिया, और एक इसका मित्र है शुभम। इनके साथ अपने ससुराल से आ रहे थे, लौट रहे थे अपने घर के लिए। तो नवीन दुर्गा मंदिर के पास ये 4 आरोपी हैं, यश धोराट, अनमोल, करण और सिंधी और शिवा। इन लोगों ने जो है उनको रोक के और पथराव किया और फायरिंग भी की, जिससे जो राकेश है उसके सिर में चोटें आई और उसको तत्काल सनी जो और उनके साथी लोग हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सनी की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की रात से ही पताराशी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। इस घटना के विरोध और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने घमापुर थाने के सामने शव रखकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी थाने पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और इलाके में बढ़ रहे अपराधों को लेकर रोष व्यक्त करते हुए फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। ये थाना घमापुर में कल रात को एक हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस स्पॉट पे पहुंची थी और उन्होंने उस घटना को लेके अपराध कायम करा था और टीम्स लगी हुई हैं। उसी के रेफरेंस में आज उनके परिवारजन और कुछ और लोग कुछ अपने कंसर्न्स लेके आए थे थाने पे कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए क्षेत्र में जो अपराध हो रहे हैं उन पे और कंट्रोल के लिए सबके रेफरेंस में उन्होंने अपनी मांगें कुछ रखी हैं सामने, तो जिस पे हम पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी जो आरोपी हैं उनको इस घटना में है उनको पकड़ा जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इधर पुलिस को घटनास्थल के कुछ सीसीटीवी वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। रांची के मस्ताना चौक पर मंगलवार को एक तरफा प्यार में पागल एक प्रेमी नरेंद्र पंजाबी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। इस घटना के दौरान नरेंद्र पंजाबी भी 30% से ज्यादा झुलस गया था। घटना के बाद नरेंद्र को उसके परिजनों ने इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नरेंद्र के शव का पंचनामा करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। 23 तारीख को मेरे भाई का अपना ये मस्ताना चौक पे घटना घट गई थी। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया एंड आज सुबह 7 बजे उनका देहांत हो गया।
गौरतलब है कि मंगलवार 30 जुलाई को नरेंद्र सिंह पंजाबी मस्ताना चौक पर स्थित पूजन सामग्री और फूल की दुकान पर पहुंचा था, जहां उसने पहले से शादीशुदा अपनी प्रेमिका को उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन महिला ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद नरेंद्र ने महिला पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी थी। घटना के दौरान नरेंद्र पंजाबी भी झुलस गया था। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से आग से झुलसी महिला और नरेंद्र को इलाज के लिए पहले सिविल अस्पताल रांझी लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद नरेंद्र के परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले गए थे, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार की सुबह नरेंद्र ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर इस घटना के दौरान झुलसी उसकी प्रेमिका का अब भी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद रांझी पुलिस ने नरेंद्र पंजाबी के विरुद्ध रांझी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया था। अब नरेंद्र की मौत के बाद मामले में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। विजयनगर थाना अंतर्गत आदि प्लाजा के पास गुरुवार की देर शाम बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने अभिषेक सिंह, अंशुमान सिंह, अभिषेक पटेल और सत्यम गुप्ता नामक 4 युवकों पर अचानक हमला कर दिया। इस घटना के दौरान हमलावरों ने उनकी बाइक भी तोड़ दी। मारपीट होती देख राहगीर जब मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट की घटना में घायल हुए एक युवक और उसके साथियों की मदद से इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा। पुलिस ने घायल और उसके साथियों से घटना की जानकारी हासिल की। विजयनगर थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया कि आदि प्लाजा के पास कुछ युवकों से मारपीट करने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां घायल हालत में मिले युवकों ने पुलिस को बताया कि अचानक बाइक सवार युवकों ने उन पर हमला किया और मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और घटना के कारणों के साथ ही हमलावरों का पता लगाया जा रहा है। तो जानकारी प्राप्त हुई कि अभिषेक सिंह, अंशुमन सिंह और अभिषेक कुशवाहा और सत्यम गुप्ता, ये 4-5 दोस्त अपने वहाँ खड़े होकर सिगरेट वगैरह पी रहे थे। तभी वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पर करीब 3 लोग लड़के आए और इन लोगों के साथ में आपस में विवाद करने लगे और लात मुक्कों से इनके साथ में मारपीट की है। उनकी मोटरसाइकिल वगैरह भी कुछ तोड़ दी हैं। विवाद का कारण जो फरियादी पक्ष है वो स्पष्ट नहीं बता पा रहा है, ना ही इन लड़कों के नाम बता पा रहे हैं। इसमें अभिषेक सिंह की रिपोर्ट पर हम थाने में प्राथमिक धारा में FIR दर्ज कर रहे हैं। इस घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। पुलिस हमला करने वाले युवकों की पतासाजी कर रही है।